दोस्तों, आज मैं मेडिकल वर्ल्ड की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने साइंटिस्ट को कई डेकेड से परेशान कर रखा है। मेडिकल साइंस में हुई इतनी प्रोग्रेस, डेकेड्स लॉन्ग रिसर्चेज के बावजूद आज भी ये बीमारी मेडिकल साइंस के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कैंसर वर्ल्ड वाइड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में सेकंड नंबर पर आता है। दुनिया में होने वाली 6 में से एक डेथ कैंसर की वजह से होती है। साल 2000 में जहां दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा कैंसर के केसेस डिटेक्ट हुए थे और लगभग 60 लाख लोगों की कैंसर से डेथ हुई थी, वहीं 2022 में वर्ल्ड वाइड 2 करोड़ कैंसर के केसेस डिटेक्ट हुए और लगभग 1 करोड़ लोगों की कैंसर से डेथ हो गई। कैंसर की बीमारी अभी भी तेजी से दुनिया में बढ़ती जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 2040 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3 करोड़ पर ईयर तक पहुंच जाएगा। इंडिया की बात करें तो यहां भी ये बीमारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। आईसीएमआर के कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो इंडिया में कैंसर के केसेस का आंकड़ा 2022 में 14.6 लाख से 2025 में सीधा 15.7 लाख तक पहुंच सकता है। कैंसर जैसी बीमारी जिसका इलाज मुश्किल भी है और महंगा भी है, और यही चीज है जो कि हम में से कई लोगों को परेशान करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, फिर भी कैंसर का पूरी तरह से इलाज करना इतना मुश्किल क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा कैंसर के एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जो हर दिन दुनिया भर में हजारों लोगों की जान बचा रहा है। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर आखिर है क्या। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हमारा शरीर अरबों खरबों सेल से मिलकर बना है। एक हेल्दी बॉडी में इन सेल्स की ग्रोथ एंड डिवीजन एक कंट्रोल्ड वे में होता है। सभी सेल्स एक वेल ट्रेन्ड आर्मी की तरह रूल्स को फॉलो करते हुए मिलजुल कर काम करते हैं। रूल्स को फॉलो करते हुए डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद को खत्म भी कर लेते हैं, जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। जब पुराने सेल्स मर जाते हैं तो नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं, लेकिन कैंसर में ये प्रोसेस गड़बड़ा जाता है। कुछ सेल्स किसी बागी सिपाही की तरह रूल्स को फॉलो करने से इनकार कर देते हैं और अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो एंड डिवाइड होने लगते हैं, जिससे कई बार ट्यूमर बन जाता है और ये ट्यूमर शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है, जिसे मेटास्टेटिस कहते हैं। बट यहां से एक सवाल मन में आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों कुछ सेल्स रूल को तोड़कर बगावत पर उतर आते हैं? तो उसका रीजन है सेल्स के डीएनए में किसी वजह से हुआ कोई म्यूटेशन, जिसकी वजह से सेल की प्रोग्रामिंग बिगड़ गई है। बॉडी में सेल्स को मिलजुल कर काम करने के लिए जरूरी है कि उनका आपस में कम्युनिकेशन हो, ताकि हर सेल को पता हो कि किसी कंडीशन में उसे क्या करना है। हमारी बॉडी में सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू। यही सिग्नलिंग उन्हें बताती है कि उन्हें किस तरह ग्रो होना है, किस तरह डिवाइड होना है और कब खुद को खत्म कर लेना है। पर अगर किसी सेल की प्रोग्रामिंग गड़बड़ा जाए तो फिर वो इन सिग्नल्स पर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कैंसर में एक्चुअल में यही होता है। सेल के डीएनए में हुए किसी म्यूटेशन की वजह से सेल की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाती है और वो ऑर्डर को मानने से इनकार कर अपनी मनमर्जी करने लगता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये म्यूटेशंस होते क्यों हैं? तो देखिए, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह के रीजन्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल रीजन्स की बात करें तो इसमें आते हैं वो सब्सटेंसेस और एजेंट्स जिनके अंदर डीएनए को डैमेज करने का पोटेंशियल होता है। इन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। इसमें आते हैं कई तरह के केमिकल्स, सिगरेट, स्मोक, अल्कोहल, यूवी रेडिएशन, टोबैको, कई तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह। इंटरनल रीजन्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 तरह के रीजन्स हो सकते हैं। पहला है एरर्स इन सेल डिवीजन और दूसरा इनहेरिटेड म्यूटेशन। सेल डिवीजन के दौरान कई बार डीएनए में कुछ एरर्स आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्हें हैंडल कर लेता है और ऐसे म्यूटेटेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर कुछ रेयर केसेस में ये सेल हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। जबकि कुछ मामलों में हमारा शरीर इनहेरिटेडली कुछ ऐसे जीन्स को कैरी कर रहा होता है जो कि आगे चलकर किसी तरह के कैंसर को जन्म देते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि आखिर कैंसर का इलाज इतना मुश्किल क्यों है। एंड द शॉर्ट आंसर इज कॉम्प्लेक्सिटी। कैंसर को अक्सर लोग किसी एक बीमारी की तरह देखते हैं, पर असल में ये कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कैंसर एक अम्ब्रेला टर्म है 100 से भी ज्यादा तरह की बीमारियों के लिए। जैसे कुछ कॉमन कैंसर टाइप्स जैसे कि ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर वगैरह। इन कॉमन टाइप्स के कैंसर्स के भी कई सारे सब टाइप्स हैं और ये सभी आपस में काफी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जिनका कोई कॉमन ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि ये सभी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मांगती हैं। यानी जो इलाज किसी एक तरह के कैंसर में काम करता है वो जरूरी नहीं किसी और तरह के कैंसर में भी काम करे। और जी हाँ, यही चीज इस बीमारी की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देती है। पर यहां से तो सिर्फ इस बीमारी की कॉम्प्लेक्सिटी की शुरुआत होती है। कैंसर सेल्स की सबसे बड़ी खासियत है उनमें होने वाले जेनेटिक म्यूटेशंस। कैंसर सेल्स लगातार म्यूटेशन से गुजरते रहते हैं और यही चीज है जो कैंसर के इलाज को और भी ज्यादा मुश्किल बनाती है। ये डाइवर्सिटी ही कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी रुकावट है। हर कैंसर की एक डिफरेंट म्यूटेशन प्रोफाइल होती है। भले ही 2 अलग अलग लोगों को एक ही तरह का कैंसर हो, बट उनके कैंसर सेल्स की म्यूटेशन प्रोफाइल एकदम अलग अलग हो सकती है, जिसका मतलब है कि जो दवा एक मरीज पर काम करे वो दूसरे पर इनइफेक्टिव हो सकती है।
डॉक्टर डगलस हैनहान ने कैंसर सेल्स के 8 हॉलमार्क्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, रेजिस्टेंस टू प्रोग्राम्ड सेल डेथ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स वगैरह शामिल। बट प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई सीधा साधा पाथ नहीं होता। हर ट्यूमर इन हॉलमार्क्स को अलग अलग तरह से अपनाता है, जो कि वन फिट्स फॉर ऑल ट्रीटमेंट को मुश्किल बना देता है। इसके अलावा कैंसर सेल्स जेनेटिकली अनस्टेबल भी होते हैं, यानी लगातार म्यूटेट होते रहते हैं और अपनी जेनेटिक पहचान को बदलते रहते हैं, जिसका मतलब है कि आप किसी खास म्यूटेशन को टारगेट करने वाली दवा अगर बना भी लें तो वो नई म्यूटेटेड सेल्स पर बेअसर हो जाएगी। जैसे पॉलीक्लोनल ट्यूमर के केस में एक ट्यूमर के अंदर लाखों कैंसर सेल्स होते हैं जो जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं। अगर आप कोई टारगेटेड मेडिसिन जैसे कीमोथेरेपी देते हैं तो कुछ सेल्स जो ज्यादा रेजिस्टेंट हैं वो बच जाते हैं और उसके बाद वो डबल स्पीड से डिवाइड होना शुरू कर देते हैं और ट्यूमर दोबारा पनप जाता है और अब ये और भी ज्यादा अग्रेसिव और ड्रग रेजिस्टेंट होता है। कोई कैंसर ट्यूमर केवल कैंसर सेल्स का ढेर नहीं होता, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम होता है, जिसे ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट या फिर शॉर्ट में TME भी कहते हैं। ये एक तरह से कैंसर का किला है। इस किले में कैंसर सेल्स के साथ साथ ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज और इम्यून सेल्स भी होते हैं, यानी ट्यूमर के पास अपना राशन पानी, असला बारूद सब कुछ होता है। इसके साथ ही कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर होते हैं। इन सेल्स की सरफेस पर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यून सेल्स जैसे कि T सेल्स को ये एश्योर कर देते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब चंगा सी, और लिहाजा हमारा इम्यून सिस्टम इन पर अटैक नहीं करता। इसके अलावा कैंसर सेल्स ऐसे मैसेंजर प्रोटीन्स को भी एमिट करती रहती हैं जो या तो इम्यून सेल्स को पूरी तरह से बेअसर कर देते हैं या फिर उन्हें कैंसर सेल्स के सपोर्टिव सेल्स में बदल देते हैं। अब जैसे कि अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो ये हमारे शरीर में ब्लड सेल्स को बनाने वाले सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, जिसके चलते हमारी बॉडी हेल्दी ब्लड सेल्स की जगह फॉल्टी ब्लड सेल्स बनाने लगती है। इसके भी कई तरह के सब टाइप्स हैं, जिसमें 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं: ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। अब बिकॉज ब्लड सेल्स भी कई टाइप्स के होते हैं, तो किस टाइप के ब्लड सेल में डिसऑर्डर आया है उसके हिसाब से ये तय होता है कि किसी को कौन से टाइप का ब्लड कैंसर हुआ है। ब्लड कैंसर की बात करें तो इंडिया में ये बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। 2020 की ग्लोबोकैन की रिपोर्ट बताती है कि उस एक साल में इंडिया में ब्लड कैंसर से 70,000 लोगों की डेथ हुई थी। इसके अलावा एक और ब्लड डिसऑर्डर है जो इंडिया में तेजी से फैल रहा है, जिसे थैलेसीमिया कहते हैं। हर साल इंडिया में थैलेसीमिया के 10,000 न्यू केसेस डायग्नोस होते हैं। थैलेसीमिया पूरी तरह से जेनेटिक होता है और बच्चे पैदा होने के 2 साल के अंदर ही इसका पता चल जाता है। इसके पेशेंट को सिवियरिटी के हिसाब से हर कुछ हफ्तों में या फिर महीनों में कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, यानी किसी डोनर से मिले ब्लड को बॉडी में मौजूद ब्लड से रिप्लेस कर दिया जाता है। सिमिलरली ब्लड कैंसर के कुछ केसेस में भी डॉक्टर फॉल्टी ब्लड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। बट इन दोनों ही तरह की बीमारियों में एक ट्रीटमेंट बड़ी तेजी से अपनी इफेक्टिवनेस को प्रूव करता जा रहा है, और जो कि है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इससे पहले कि मैं आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं, आपको यहां समझना पड़ेगा कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट सेल टाइप्स में ग्रो हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कई डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बना है, बट ये सभी सेल्स एक कॉमन टाइप के सेल से ग्रो होकर बनते हैं। इसी को स्टेम सेल कहते हैं। अपने ब्लड की बात करें तो हमारा ब्लड भी कई डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना है, जिसमें बेसिकली 3 टाइप के सेल्स होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और ये सभी सेल्स ओरिजिनली एक स्टेम सेल से ही ग्रो होकर बनते हैं, जिसे हेमेटोपोइटिक सेल कहते हैं। थैलेसीमिया एंड ब्लड कैंसर के कुछ केसेस में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग थेरेपी बनकर सामने आ रहा है। खासतौर पर थैलेसीमिया के केसेस में तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अप्रोक्सीमेटली 88 से लेकर 95% तक का सर्वाइवल रेट इसमें हमें देखने को मिलता है। इस ट्रीटमेंट में किसी हेल्दी डोनर के ब्लड में से ब्लड स्टेम सेल्स को कलेक्ट करके उसे पेशेंट के ब्लड में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जहां ये स्टेम सेल्स पेशेंट की बोन मैरो में जाकर ग्रो होने लगते हैं और हेल्दी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने लगते हैं। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, और वो है सही डोनर का मिलना। जिस तरह ब्लड डोनर का ब्लड टाइप मैच होना जरूरी है, वैसे ही स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के केस में HLA टाइप का मैच होना बेहद जरूरी है। HLA की फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये बेसिकली एक प्रोटीन टाइपिंग है जो कि हमारी बॉडी के सभी सेल्स की सरफेस पर पाया जाता है। ये एक तरह से एक मार्कर है जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कौन सा सेल अपना है और कौन सा एक घुसपैठिया है। अगर HLA टाइपिंग को मैच किए बिना ट्रांसप्लांट किया गया तो पेशेंट की बॉडी के इम्यून सेल्स इन ट्रांसप्लांटेड सेल्स पर घुसपैठिया समझकर अटैक कर देंगे, और ट्रांसप्लांट तो अनसक्सेसफुल होगा ही, मरीज की जान भी जा सकती है। बट ये HLA मैचिंग बड़ी क्रिटिकल है। हमारे सिबलिंग्स यानी भाई बहन के साथ इसके मैच होने की प्रोबेबिलिटी 25% होती है। बट अगर सिबलिंग्स के साथ ही मैच नहीं होता तो फिर आपको कोई अनरिलेटेड डोनर चाहिए होगा। बट इस मामले में HLA मैच होने की प्रोबेबिलिटी 10 लाख में से 1 होती है, एंड विच इज हाईली इम्प्रोबेबल।
इसी इम्प्रोबेबिलिटी को कम करने का काम करता है डीकेएमएस, जो कि ग्लोबली एचएलए डोनर्स का एक डेटाबेस मेंटेन करता है और जरूरत पड़ने पर कोई पोटेंशियल डोनर ढूंढने में हेल्प करता है। डीकेएमएस एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डेटाबेस में आज की डेट में 1.3 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड डोनर है। अगर आप भी चाहें तो इस डेटाबेस में शामिल हो सकते हैं और किसी की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल एंड फ्री है। आपको बस डीकेएमएस की वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर आपको खुद को एज अ डोनर रजिस्टर करना है, जिसमें मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे। आपको बस कुछ आसान सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कि अपनी हेल्थ के बारे में, हाइट एंड वेट के बारे में और कुछ अपने बारे में बेसिक डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है। रजिस्टर करने के 7 से 10 दिन के अंदर आपको आपके एड्रेस पर एक स्वाब किट कुरियर की जाएगी। इस किट में आपको मिलेंगे 3 बकल स्वाब एनवलप, इंस्ट्रक्शन शीट, कंसेंट फॉर्म एंड रिटर्न एनवलप। इंस्ट्रक्शन शीट में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको अपने गाल के अंदर से सैंपल लेना है, उसे स्वाब एनवलप में रख देना है, कंसेंट फॉर्म के साथ उसे रिटर्न एनवलप में डालकर वापस भेज देना है। इस पूरे प्रोसेस में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप स्वाब सैंपल के पिकअप के लिए क्यूआर को स्कैन करके व्हाट्सएप से पिकअप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। स्वाब की किट जैसे ही डीकेएमएस के ऑफिस में रिसीव होगी, आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद आपके स्वाब के सैंपल से आपका एचएलए टाइप पता करने का एक प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपको डेटाबेस में रजिस्टर कर लिया गया है। इसके बाद अगर आपका एचएलए टाइप किसी पेशेंट के साथ मैच होता है तो आपके पास कभी भी कॉल आ सकती है। उसके बाद आप चाहें तो स्टेम सेल डोनेट करके उस पेशेंट की मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई कॉल साल भर तक ना आए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि सिमिलर एचएलए टाइप मिलना बड़ा रेयर होता है। 10 लाख में से कोई एक चांस होता है किसी के साथ मैच होने का। बट स्टिल एक हार्मलेस रजिस्ट्रेशन जिसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं लगना है, जरूरत पड़ने पर किसी की जान बचा सकता है। जहां तक स्टेम सेल डोनेशन के प्रोसेस की बात है, तो ये भी एक सिंपल प्रोसीजर ही होता है। इसमें बस 3 से 4 घंटे ही लगते हैं। इसमें बेसिकली आपकी बॉडी से ब्लड को निकालकर एक मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन ब्लड में से स्टेम सेल्स को अलग कर लेती है और बाकी ब्लड को वापस से आपको ही चढ़ा दिया जाता है। इन स्टेम सेल्स को डोनेट करने से आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ये लगातार बनते रहते हैं। कहने का मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में आपका कोई भी नुकसान नहीं है, पर आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान को बचा सकता है। तो डीकेएमएस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। कैंसर से होने वाली 90% डेथ प्राइमरी ट्यूमर से नहीं होती, बल्कि मेटास्टेसिस यानी कैंसर सेल्स के बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलने से होती। कैंसर सेल्स प्राइमरी ट्यूमर से अलग होकर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। इस सफर के दौरान बहुत सारे कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम का शिकार होकर मर भी जाते हैं। केवल वही बचते हैं जो सबसे ज्यादा इम्यून, फिट और एग्रेसिव होते हैं। ये सेल्स किसी नए बॉडी पार्ट में जाकर बस जाते हैं और वहां अपना किला यानी ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं। कई बार ये कैंसर सेल्स सालों तक चुपचाप डोरमेट स्टेज में पड़े रहते हैं और हमें लगता है हमने कैंसर से जंग जीत ली, लेकिन फिर एक दिन ये जागते हैं और एक लाइलाज ट्यूमर बनाते हैं। यहाँ तक कि कैंसर का जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, जिसमें कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी शामिल है, इसके भी गहरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कीमो एंड रेडिएशन से केवल कैंसर सेल्स ही नहीं मरते, बल्कि हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं। खासतौर पर वो सेल्स जो कि रैपिडली डिवाइड होते हैं, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स, बोन मैरो एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स की अपर लेयर के सेल्स को खासा डैमेज पहुंचता है। यही वजह है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बाल झड़ने लगते हैं और शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आती है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी, जिसमें कैंसर सेल्स के किसी प्रोटीन पाथ को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी ट्यूमर में कोई खास प्रोटीन ज्यादा डिटेक्ट होता है, तो उस प्रोटीन को ब्लॉक करने वाली मेडिसिन दी जाती है, जो उस प्रोटीन के प्रोडक्शन को बंद कर देती है। बट ये दवाएं भी कुछ टाइम के लिए ही कारगर होती हैं, क्योंकि कुछ टाइम में ही कैंसर सेल्स अल्टरनेटिव पाथवे डेवलप कर लेते हैं। कैंसर के सफल इलाज की संभावना सबसे ज्यादा उसकी स्टेज पर डिपेंड करती है। कैंसर जितनी अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं उसके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के। पर सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अर्ली स्टेज में ऐसे कोई सिम्टम ही नहीं दिखते। सेकंड एंड थर्ड स्टेज में जाकर ही मरीज को कुछ सिम्टम्स दिखते हैं और इनको भी कई बार नॉर्मल बीमारी समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। दोस्तों, कैंसर का इलाज आज भले मुश्किल हो, पर हर दिन के साथ मेडिकल साइंस कुछ नया ब्रेक थ्रू अचीव कर रही है और कैंसर के इलाज के कुछ स्टेप और नजदीक पहुंचती जा रही है। जैसे स्टेम सेल थेरेपी की अभी हमने बात की थी, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी में भी हमें लास्ट डेकेड में बड़ी सक्सेस मिली है। इम्यूनोथेरेपी में हम कैंसर सेल्स को किसी ड्रग से टारगेट करने के बजाय पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं कैंसर सेल से निपटने के लिए। जैसे चेक पॉइंट इनहिबिटर ड्रग्स, ये ड्रग्स हमारे इम्यून सेल्स के कुछ खास प्रोटीन जैसे कि CTLA4 एंड PD1 को ब्लॉक कर देती हैं, जो कि एक ब्रेक की तरह काम करते हैं और इन इम्यून सेल्स को अटैक करने से रोकते हैं। कैंसर सेल्स इन्हीं प्रोटीन्स को हाईजैक करके इन इम्यून सेल्स को बेअसर कर देते हैं।
चेक पॉइंट इनहिबिटर ड्रग्स इन्हीं प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देती हैं और लिहाजा कैंसर सेल्स इन इम्यून सेल्स को हमला करने से रोक नहीं पाते। एक और थेरेपी जो कि आजकल बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रही है वो है कार टी सेल थेरेपी। इस थेरेपी में इम्यून सेल्स, जिन्हें टी सेल्स भी कहते हैं, उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जाता है और जेनेटिकली मॉडिफाई करके उन्हें कैंसर सेल्स को पहचानने के लिए ट्रेन किया जाता है और वापस से बॉडी में डाल दिया जाता है। ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा में ये थेरेपी काफी कारगर सिद्ध हुई है। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिक्विड बायोप्सी पर भी काम चल रहा है। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो कि ब्लड में घूम रहे छोटे कैंसर सेल्स का पता लगा सकता है। अगर ये टेक्निक सफल हो जाती है तो कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा जीन सीक्वेंसिंग समेत और भी कई तरह की टेक्निक्स पर काम चल रहा है जिसके रिजल्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, पर फिलहाल प्रिवेंशन ही इसका सबसे बेहतर इलाज है। वैसे तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, पर कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो संभावित कारण हैं उनसे खुद को बचाकर रखें, जैसे टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जितना हो सके बचें और DKMS पर खुद को रजिस्टर करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।